दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ये विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। और भाई आपको भी पाठशाला में हमेशा से स्वागत होता ही है। तो भाई पहले सबको मैं पूछना चाहूंगी, सब बढ़िया है, सब ठीक है, चंगे हो। और जैसा आप जानते हो पाठ 5 कर रहे थे आपका हम लोग जल आपकी भूगोल की किताब से। तो बहुत सारे विषय हमने पहले से इसके कर लिए, अगर नहीं देखे हैं आपने तो जाके देख सकते हो। अब जो हमने महासागर के अंदर क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम उस उत्पन्नता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन सी चीजें उत्पन्न होती है, जैसे कि तरंगे, ये लहरें और ज्वार भाटा, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या आता है हमारे पास विषय है तरंगे। बहुत छोटा सा विषय है दोस्तों और बहुत सरल है। और इसके बाद वाला विषय होगा ज्वार भाटा, ठीक है, वो मैंने अलग से करवाया है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, जब पानी ऊपर उठता है और बारी बारी से गिरता है तो उसे तरंगे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका मतलब समझना होगा कि तरंगों को बोला क्या जाता है। तरंगों को लहरें भी बोला जाता है। लहर आती है ना, ऐसे करके तट पे भी आती है और समुद्र के बीच में भी लहरें आती हैं, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे बोला जाए तो जैसे कि आप समुद्र के मतलब तट में बीच जो होता है, जिसको बीच कहते हैं, वहां पे आप खेल रहे हो, ठीक है। तो खेलते खेलते समझ लीजिए आपकी जो गेंद है वो पानी के अंदर चली गई है, गलती से अंदर चली गई है। और आप सोच रहे हो कि मैं कैसे वापस लेके आऊं, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। फिर आपने देखा अचानक से प्रकृति ही उसको वापस लेके आ रही है, यानी कि लहरें ही पूरी बॉल को वापस लेके आ रही है, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप कुछ भी अपनी चप्पल रख दोगे ना वहां पे तट के ऊपर, पानी उसको बहा के ले जाएगी और वापस भी ले आएगी। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ये लहरें क्या होती है दोस्तों, पानी जब ऊपर उठता है और गिरता है, उठा और गिरा, तो इसको क्या कहते हैं, लहरें या तरंगे कहते हैं। 2 जगहों पे आता है। पहला है तट पे, यानी कि किनारे में ये लहरें आती है और चली जाती हैं। और दूसरी जगह पे क्या आता है, दूसरी जगह समुद्र के बीच में आता है, ठीक है। समुद्र के बीच में वो ज्यादा ही तेजी से आता है और वो इतना लंबा होता है कि वो तट पे आके बहुत चीजों को खराब कर सकता है, नष्ट कर सकता है, विनाश कर सकता है बहुत सारे लोगों का और उनके घरों का, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आज तक सबसे ज्यादा बड़ी लहर देखी गई है 150 मीटर की और 70 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से ये चलती है। तो आपने तो स्कूटी वगैरह तो देखी होगी, मम्मी पापा चलाते होंगे, या फिर आपने भी कभी कभार मतलब हाथ साफ करा होगा। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि कैसे करके हम 20 पे चलाते हैं, 30 पे चलाते हैं। तो अगर 70 पे चला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुनामी जो आती है वो भी इतनी ही तेज होती है, ठीक है। अरे हाँ, सुनामी तो समझा दे। ये जो लहरें होती है और बहुत तेज रफ्तार में जब आ रही होती है तट पे आके, बहुत सारे लोगों का घर उजाड़ के जा सकती है, विनाश कर सकती है, तो उसे सुनामी बोला जाता है, ठीक है। एक तूफान के दौरान हवा बहुत तेज गति से चलती है जिससे उच्च तरंगे बनती है। अब आप सोच रहे हो ये तरंगे बनती कैसे हैं, समुद्र के अंदर और तट के पास कैसे बनती है। तो समुद्र के बीच में बहुत ही ज्यादा तेज गति से हवा चल रही होती है। अब हम कभी कभार सोचते हैं हवा क्या कर लेगी, वो तो ऐसी ही है, मतलब क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन वो जब तूफान मचाने पे आती है तब सोच लीजिए हवा पानी को भी उछाल देती है। तो भाई हवा बहुत ज्यादा तेज मात्रा में जब चल रही होती है तो पानी को एक तरंग में बना देती है। वो तरंग बहुत ज्यादा ऊंची बन जाती है और दूर दूर तक वो चलती रहती है। ऐसे बनते फिर वो गिरती है और समझ लीजिए वहां पे कोई गांव वगैरह होगा तो उस पूरे गांव को उजाड़ के चली जाएगी। तो पहला है हवा के द्वारा बनती है, ठीक है। दूसरा है भूकंप के द्वारा। हमारे धरती के नीचे अगर भूकंप हो रही है, कंपन हो रही है, तो उसके द्वारा भाई पानी में, देखिए पानी के नीचे भी तो एक सतह है ना, एक जमीन है ना, तो वो हिलेगी तो भी पानी में प्रकोप आएगा, पानी में तरंग आएगा। या ज्वालामुखी की कंपन होती है सतह के भी नीचे, वो होगा तो भी तरंग आती है, ठीक है। तरंग को लहरें बोलते हैं दोस्तों, बार बार मैं ये कह रही हूँ। जबरदस्त विनाश का कारण बन सकता है। आप गूगल खोलिए, उसमें आपको दिख जाएगा कि क्या विनाश का कारण बनता है, कितने घर उजाड़ के चला जाता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अभी 2014 में हमारे भारत के महासागर, इंडियन ओशन बोला जाता है, उसके अंदर आया था। उसके बाद पोर्ट आया हुआ, ऐसे बहुत से अलग अलग आइलैंड वगैरह है, वहां पे भी आए थे,
ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो एक विशाल ज्वार की लहर को सुनामी कहा जाता है। देखिए लहर अगर धीरे धीरे नीचे नीचे तक चल रही है, मतलब इसमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, सिर्फ पैरों को गीला करने वाली, वो भी एक लहर ही होती है, लेकिन वो इसको नुकसान ही पहुंचाएगी। लेकिन अगर इतनी लंबी और ऊंची लहर 70 प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है और वो सच में विनाश का कारण बन सकती है, तो हम उसको अलग नाम देते हैं, हम उसे नाम देते हैं सुनामी। ठीक है, सुनामी, पहले मैं इसके आगे टी लगता है ना, TSU ऐसे करके इसका वो होती है ना उच्चारण, तो मैं इसको तन सुनामी बोलती थी पहले के वक्त पे, लेकिन इसे सुनामी बोला जाता है। याद रखिए लहर जब बहुत शांत है उसे सिर्फ लहर बोला जाएगा या तरंग बोला जाएगा, लेकिन अगर वो इतनी लंबी चल रही है ना तो उसको सुनामी बोला जाएगा, क्योंकि वो बहुतों के घर उजाड़ने के लिए चल रही है। अब आप 2014 की दुर्घटना की बात करें तो आपकी किताब के अंदर इसके बारे में बहुत सारा वर्णन है। अंडमान निकोबार में बहुत बुरी तरीके से आया था ये, और मतलब आप ये देख रहे हो, तस्वीर देख रहे हो, ये इतनी बड़ी लहर है, नीचे घर देखो कहाँ पे, और ये सोचो कि लहर और भी आगे जाके और भी घरों को तबाह करेगी। मतलब समझ लीजिए अगर मैं घरों का आपको वो दो एक तरीके से कितने तबाह कर सकती है, तो 1500 से ऊपर घर तबाह हो सकते हैं, ये मुझे पता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पे मुझे कम से कम 80-90 घर दिख रहे हैं लाइन से, और ये इतनी लंबी है, देख सकते हो आप, 1700 फीट भाई, 150 फीट, बहुत ज्यादा विनाश हो जाता है। तो उदाहरण के तौर पर 2004 जो हमारे भारत के अंदर ही ये अंडमान में आया था, 2004 की सुनामी के कारण अंडमान में व्यापक क्षति हुई, जलमग्न हो गया था पूरा का पूरा। जब पानी, मतलब इसलिए तो कहते हैं कि दोस्तों जब ये सब विनाशकारी चीजें आ रही होती है ना, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसे हमें तैरना सीखना चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब चलाना सीखना चाहिए, एरोप्लेन, गाड़ी, हर चीज चलाना सीखना चाहिए। मतलब हाँ ठीक है, हम लोग नाच करते हैं, गाना सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति और क्या कला को आगे बढ़ाने वाली बात है, लेकिन आप उसको तो सीखिए, आप उसको में विद्यालय में सीखिए, लेकिन बड़े होकर आप जब 18 वर्ष से ऊपर हो जाए तो आपको पक्का हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन कैसे चलाते हैं, और बल्कि तैरना तो आपको अपने विद्यालय के वक्त पे ही करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पे आपकी हाइट काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरे जितने भाई है सबने तैरना सीख रखा है मुझे छोड़ के, तो क्योंकि मुझे इतना वक्त नहीं मिलता था, मुझे तो मतलब मम्मी पापा ट्यूशन के भी नहीं निकाल पाते थे, इतना हार्ड टाइट रहता था मम्मी पापा का, मुश्किल से काफी बड़ी मुश्किल से फीस वगैरह जाती थी, तो बड़ी मुश्किल होती थी। तो तैरना वैरना मैंने सब छोड़ दिया था, वरना मेरा तो काफी मन रहता था कि कराटे सीखूं, तैरना सीखूं, बहुत ज्यादा मन रहता था, लेकिन सीख नहीं पाए, दुर्घटनावश होता है, थोड़ा बहुत दिक्कतें काफी ये सब आती है, तो इस वजह से सीख नहीं पाया। वरना मेरे मामा और मेरे मासी वगैरह के बच्चे हैं, वो लोग आप कह सकते हो कि पैसे वैसे से अच्छे थे, मतलब संपूर्ण थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छा करा कि उन्होंने ये सारी शिक्षाओं के साथ साथ ये सारी चीजें भी उनको सिखाना सही समझा। इसी से बच्चों का काफी अच्छा अवकाश होता है, काफी अच्छा वो उन्नति करते हैं। साथ ही साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना आए तो उसको कम से कम रोक तो पाएंगे, है ना, उसमें कम से कम वो ऐसा करके असहाय बन के थोड़ी ना सो बैठे रहेंगे या अपनी मौत को खुद ही बुलावा भिजवाएंगे, है ना। अगर इतनी बड़ी पानी की लहर आ रही है तो आप कम से कम उसमें तैर तो पाओगे। वो अलग बात है कि पानी की लहर के साथ साथ घर उजड़ रहे हैं, कंक्रीट वंक्रीट सब सर पे लग जाती है, पता आप नहीं रोक सकते इसको। ये जो ये मौत आ रही है इसको नहीं रोका जा सकता, बड़ी मुश्किल से कुछ चंद लोग बच जाते हैं, वरना अगर ऐसे छोटी मोटी बाढ़ आती है वगैरह तो उसमें भी तैरना जरूरी होता है। अभी मैं आपको ये वाला बता देती हूँ, शायद मेरी मम्मी गई थी, हरिद्वार गई थी, तो एक बच्चा, वो बहुत हल्का सा पानी था, वो बच्चे ने चेन पकड़ रखी थी, वहां पे चेन वगैरह लगी हुई है जिससे आपको हरिद्वार के पानी में उतरना है, तो चेन पकड़ के रखिए जिससे आप गिरे ना। अब हरिद्वार के नीचे की जो मिट्टी है सतह बड़ी चिकनी है, और वो बच्चा फिसल गया और फिर वो तैर नहीं पाया, लहरों के साथ साथ चलता रहा और उसको लहरें डुबा गई। बस थोड़े से पानी में, देखिए पानी क्या है, पानी आपके नथों को पूरा भरने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको तैरना आता है तो हम पानी को भी चीर के आगे
जा सकते हैं। तो तैरना शायद सबको सीखना चाहिए। साथ ही साथ 700 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं, 5 मीटर ऊंचे होते हैं यार। यहाँ पर देख ही सकते हो कि इसकी लंबाई कितनी होगी। कुछ कुछ तो ऐसे बनावटी तस्वीरें भी होती है गूगल पे, लेकिन हाँ सच में इतनी लंबी तो होती ही होती है, जो शायद भारतीय महासागर से अलग होकर भी ऐसे बहुत से राज्य हैं जिसके अंदर इतने बड़े बड़े ये तरंगे महसूस करी गई हैं और उसने बड़े बड़े घर उजाड़ दिए। अब केदारनाथ में देख लीजिए, पानी पानी भर गया था अर्जई, बहुत 2 लाख से ऊपर लोग मर गए थे। तो ये सब चीजें आती हैं, प्रकृति का इतनी बुरी विविधता आती है, प्रकृति को इतना हल्के में लेते हैं और वो क्या क्या करके दिखा सकती है वो तो हम जानते हो, है ना। तो ज्वार भाटा इसके बाद वाला हमारा विषय होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। छोटा सा विषय था, मैंने जल्दी से समझा दिया। इससे तरंगे, मैं चाहती तो सारे विषय एक साथ करवा देती, ज्वार भाटा तरंगे वगैरह, लेकिन मैं चाहती थी कि आप अच्छे से एक एक विषय को समझो, जिससे एक भी प्रश्न आ जाए ना तो भाई बोल देना हम तो कर क्या है, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो जी हाँ, ज्वार भाटा पे दूसरे वाले में मिलते हैं हम लोग। अपना ध्यान रखिएगा और बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू, हेल्प अदर्स, टेक केयर और बाय।